अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल फितर के स्पेशल प्रोग्राम्स में मैं आपके लिए हाजिर हूँ और रोज़े रखने के बाद ये ईद उल फितर की खुशियाँ जो होती हैं वो एक अनोखी खुशियाँ होती हैं, एक अनमोल खुशियाँ होती हैं। कहने को तो कहते हैं कि बच्चे और औरतों की ईद होती है, बड़े जो होते हैं हम लोग तो मेरा ख्याल है कि एक जोड़ा अगर मिल जाए तो वो पहनने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद और घर आकर जो है वो अक्सर 90% लोगों को देखा कि वो सो जाते हैं। अब हमारे साथ आज जो हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो ईद उल फितर की खुशियों में शरीक हमारे ताजिर हजरात हैं जो कि आप ये समझिए कि सारा साल मैं तो कहता हूँ सारा साल मुख्तलिफ मसाइल मसाइब और मुश्किलात में वो फंसे हुए होते हैं। फिर रमज़ान मुबारक में जो एक ग्रां फरोशी के हवाले से जो एक बहुत बड़ा इशू है हर साल होता है, उसमें भी यही ताजिर हजरात जो है वो लोगों को वेलफेयर का काम भी कर रहे होते हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये बरमला कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची एक वाहिद शहर है कि जहाँ पर यही ताजिर हजरात हत्फ़े तनकीद भी बनते हैं, बहुत सारे मसाइब भी उठाते हैं, लेकिन वो गरीबों की मदद भी कर रहे होते हैं। सड़कों पे वो अफ्तार भी करवा रहे होते हैं, खाने भी खिला रहे होते हैं और प्लस राशन भी तकसीम कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद ये कि अपना कारोबार भी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आज इस प्रोग्राम के अंदर हम इसी को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ ताजिरों की एक झुरमट है, 3 बेहतरीन आदमी जो है हमने मुंतखब किया है आपके लिए कि उनसे उनके ख्यालात को ज़ाहिर करूँ कि ईद उल फितर वो कैसे मनाते हैं। तो मैं पहले तारुफ करा दूँ अपने मेहमान को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब फ़हद बारी साहब। फ़हद बारी साहब जो हैं ये हैं CEO हैं बारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। थैंक यू सर। और ये भी बता दूँ कि जहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये फ़हद बारी साहब की रिहाइशगाह है और एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम आप देख रहे होंगे, तो ये फ़हद बारी साहब के घर का एक ड्राइंग रूम है। थैंक यू फ़हद बारी साहब, आपने हमें इतना मौका दिया कि हम यहाँ पर आके आपकी रिकॉर्डिंग कर सकें। थैंक यू सो मच। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब जमाल सेठी साहब। जमाल सेठी साहब को मैं बता दूं कि मैं इकोनॉमिक के प्रोग्राम हकीकत करता हूं लेकिन कभी मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन आज ईद की रिकॉर्डिंग में जमाल सेठी साहब आए और मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर है, इसलिए कि जमाल सेठी साहब की वो शख्सियत है जो यकीनी तौर पर एक SMEs में और जो कि एक सरगर्म शख्स हैं। इसके अलावा कराची में पुलिसिंग के हवाले से जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं उसकी इस्तेदाद के लिए भी ये कम्युनिटी पुलिसिंग का काम भी कर रहे थे। तो जमाल सेठी साहब का जो तारुफ है एक्चुअली ये हैं सरपरस्त आला ऑल कराची ताजिर अलायंस के, इसके अलावा डिप्टी चीफ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के। थैंक यू जमाल सेठी साहब का आपने हमारे साथ रिकॉर्डिंग में आज शिरकत की। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब हकीम शाह साहब। हकीम शाह साहब को अक्सर आपने खबरों में देखा होगा कि हकीम शाह साहब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इनर्जेटिक हैं, एक नौजवान जो लीडर कहते हैं ताजिरों का, वो हकीम शाह की सूरत में आपको हमें नज़र आता है और ये काफ़ी लोग अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, ख़ासतौर पर ताजिरों के साथ साथ मुख्तलिफ वेलफेयर काम के लिए भी। ये हैं चेयरमैन ताजिर ऑल कराची ताजिर अलायंस के। थैंक यू हकीम शाह साहब, आपने हमें भी आज लिफ्ट कराई। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मैं बारी साहब से पूछ लेते हैं। फा साहब, एक लाटरी मुड में देखिए कारोबार अपनी जगह, ईद कैसे मनाते हैं? ईद घर वालों के साथ मनाते हैं, वो तो मनाते हैं ना, उसके बाद फिर दूसरे दिन कहीं और मनाते हैं। हाँ, दूसरे दिन सब हमारे पास आते हैं। सिलसिला होता है रमज़ान की रहमतों के बाद, फिर वही ईद की नमाज के बाद जो है वो घर में नाश्ते का तमाम थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद बुज़ुर्गों के पास चले जाते हैं दोपहर के खाने पे, फिर रात शाम में वही मसरूफियात रिश्तेदारों के साथ ही हो जाती हैं। सेकंड डे फिर हमारे पास हम एक एहतमाम करते हैं, सब हमारे पास आते हैं। ये एक तरीके की मोहब्बत ही है एक साल में। अब तो आपको पता है मिलना जुलना भी थोड़ा कम ही हो गया है, तो इसीलिए ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसके अंदर हम पूरा कैपिटलाइज करते हैं कि सारा मैक्सिमाइज इसको कर लें, मतलब कि जो पूरे साल किसी से नहीं मिलते वो ऐसे ही है। अच्छा, आप तो कारोबारी अफराद हैं, कारोबारी अफराद के जहन में एक बात चीज़ होती है ना कि चाहे वो रोज़ा हो चाहे वो आम दिन भी हो कि सुबह उठेंगे, सुबह उठ के उन्होंने नाश्ता किया, फिर उनकी फ़िक्र हो जाती है कि यार जल के दुकान खोलनी है या ऑफिस खोलनी है या गोदाम खोलनी है। आप तो माशाल्लाह मार्ट भी चला रहे हैं ब्लॉक F नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो क्या वो उलझन नहीं होती कि वो ईद पे भी आपके जहन में होता होगा यार कि वो कारोबार बंद है, वहाँ जाना है, ये करना चाहिए, एक उलझन सी होती होगी? ईद पे तो सब बंद है ना, ईद से फैमिली का इवेंट नहीं, मतलब बोर होता है ना आदमी कि एक वक्त गुजर जाता है आपका वहाँ पे। नहीं आता कि फैमिली को टाइम देना ही ज़रूरी होता है। हम अपनी पूरे साल ऐसा इतना मसरूफ़ होते हैं, तो आई थिंक फैमिली को अच्छा है ये भी कि बीच में छुट्टियाँ आनी चाहिए। 3 दिन पूरा देते हैं छुट्टियाँ या? कोशिश तो पूरी होती है मगर हो नहीं पाती है। तो दोस्त, हाँ, उसमें भी सोशल गैदरिंग भी बढ़ जाती है, फैमिली भी आ जाती है, फिर दोस्त यार भी आ जाते हैं, तो उसके अंदर फिर वो 3 दिन कम ही पड़ जाते हैं। वैसे 3 दिन कम पड़ जाते हैं इस दफ़ा तो ज़्यादा छुट्टियाँ हैं यार, ज़्यादा छुट्टियाँ। जमाल भाई, आप भी एक मसरूफ़ आदमी हैं,
कैसे मनाते हैं ईद? जैसे कि आपको पता है कि ईद उल फितर की सबसे पहले तो नमाज अदा की जाती है, उसके बाद फिर घर आते हैं बच्चों के साथ, ईदियाँ शीदियाँ ये घर में चलता है। फिर उसके बाद दोस्तों यारों का और फैमिली का प्रोग्राम चलता है। रमज़ान का एक वैसे ही भी आपको पता है एक बाबरकत महीना होता है, तो उसमें कोई अफ्तार डिनर्स भी चलते हैं, कुरान शरीफ के भी ख़त्म होते हैं, तो दोस्तों यारों से बड़ी मुलाकातें। और इस रमज़ान के महीने में जो पूरे साल नहीं हो पाती, तो वो रमज़ान में कुरान वगैरह की जो Yes, महफिल होती है उसमें बिल्कुल। मुलाकात भी हो जाती है। दोस्तों यारों से मुलाकात हो जाती है, फैमिली से भी मुलाकात हो जाती है। फिर ईद के 3 दिन जो है ख़ास तौर पे कि वो खुशी के तौर पे सब एक दूसरे से मिलते हैं, ईदियाँ देते हैं, तमाम दोस्तों से मुलाकात होती है, तो ये बड़े अच्छे गुजरते हैं 3 दिन ईद के। मतलब ये कि अक्सर लोग सुनते हैं कि वो जो के घर आते आके नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं। हाँ, वो भी थोड़ा ज़रूरी है, वो थोड़ा सा सोना पड़ता है 1-2 अभी घंटे। आप कुरान से पहले मुझसे यही कह रहे थे। सर सोने के बाद फिर जो 3 दिन जो है ना वो एक्टिविटी करनी पड़ती है ना, ससुराल भी जाना है, ससुराल भी आना है, रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों यारों से भी मिलना है, जो हमारी मेरा ख्याल है पहला दिन जो होता है वो तकरीबन फैमिली के लिए फिक्स होता है। सर फैमिली के लिए भी होता है। होता फिर है वो और आपकी जो जो आपके लेबर घर होती पे आ है, गया। ये उनसे भी मुलाकातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो सबसे मिलना पड़ता है और मुलाकातें होती हैं, तो वो ज़रूरी है। सबके साथ मिलकर ईद मनाते हैं हम लोग। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग जो है कराची में गरीबों की और मसाकिनों की मदद भी बहुत करते हैं, ताजिर, ईमानदारी की बात है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ईद की खुशियाँ जो आप मनाते हैं, तो इस खुशियों को मनाने में आप उससे कबल, यानी कि ईद की खुशियों से कबल, क्या आप लोग क्या नादार, गरीब, मसाकिन, उनकी तरफ भी ख्याल होता है कि यार उनकी देखिए ईद अच्छी हो जाए? ये असल में रमज़ान का बाबरकत महीना ऐसा है कि इससे पहले, रमज़ान से पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी लेबर, स्टाफ, इन तमाम चीज़ों का रमज़ान से पहले हम उनका ख्याल करें। जो उनकी राशन है या कोई ज़रूरियात है वो उससे पहले करें ताकि उनका रमज़ान एक अच्छा गुजरे। फिर उसके बाद ईद से पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी लेबर, पड़ोस, जो ताजिर बहुत ज़्यादा welfare कमज़ोर करते हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत उनका ज़्यादा। पहले हाथ पकड़ें कि ईद से पहले ही उनको ऐसा कर दें कि वो ईद अपनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। तो मतलब कि आप लोगों के जहन में ये बात होती है कि मैं हमारा घर पर बच्चे तो अपनी जगह, बिल्कुल। लेकिन दूसरे जो भी गरीब नादार हैं उनकी भी वेलफेयर का काम, उनके लिए सारा कुछ जो आप लोग करते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? सर जो ये पैसे जो होते हैं ये हमारे ही होते हैं, जो हमने अल्लाह पाक ने पूरे साल मतलब कंट्रीब्यूशन होती है। बिल्कुल। और बाकी जो जराए हम कुछ मिलके करते हैं, जैसे कि कहीं अफ्तार करानी है या चीज़ें करानी है, तो कुछ दोस्त मिलके भी कर लेते हैं बाज़ जगहों के ऊपर। और बाकी जो अपने हर इंसान का कोई ना कोई एक सिलसिला बंधा हुआ होता है कि उसकी अपनी लेबर है, अपना आस पड़ोस है, अपने कुछ रिश्तेदार हैं, सबसे पहले वो ज़रूरी हैं। तो बंदा पहले इनको देखे, उसके बाद फिर आसपास मतलब कि ये कंट्रीब्यूशन हो जाती है आपस बिल्कुल में, होती है। तो उसी के जरिए वो सारा कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल चल रहा होता है जी। सही बात है। हकीम साहब को दीजिएगा मैं। हकीम साहब आप तो बड़े सीरियस आदमी लगते हैं मुझे, तो अल्लाह की बहुत सीरियस आदमी लगते हैं। तो यार ये ईद की खुशियों में भी क्या सीरियस होते हैं सारे आप? सबसे पहले तो तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और देखें वो मौका होता है, उसकी मुनासबत से ही जो है वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो सीरियस तो वैसे नहीं, आप नहीं होता, माशाल्लाह लेकिन हाँ। और दूसरा ज़ाहिर है ईद का मौका होता है तो उसमें तो इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, हंसी मजाक होता है। और बहुत कम ही ऐसे ज़ाहिर है यही कुछ दिन होते हैं हमारे ताजरों के लिए, और फिर इस तरह के लोग जो ज़ाहिर है लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये ईद के दिन होते हैं कि जिसमें रिश्तेदारों से, दोस्तों से आना जाना होता है, मुलाकात हो जाती है। खुश होते होंगे, चलो 3 दिन में बंदा फंसा हुआ है। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये खुशी के दिन होते हैं, खुशी से मनाते हैं अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल। नहीं, ताजिरों का सबसे बड़ी बात है, मुझे एक चीज़ होती है ना कि आप लोग तो खाली कि कभी इस प्रोग्राम में, कभी उस प्रोग्राम में, कभी ये एक्टिविटी, कभी वो एक्टिविटी, कभी एहतजाज, कभी रैली, फिर उसके बाद ये 3 दिन जब मिलते हैं तो इसमें कैसा सुकून महसूस होता है? कैसा लगता है कि यार कोई काम है ही नहीं? अब देखें ऐसा ही है बिल्कुल। और कभी तो फिर लगता ही है, जैसे आपने पहले भी कहा, फात भाई से आपने पूछा ना, वो ये चीज़ चल रही होती है कि हम ये एक्टिविटी कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि आदि होते हैं ना पूरा तकरीबन इतने महीनों से ये सारी चीज़ें चल रही होती है, उलझन सी होती है कि ये क्यों नहीं कर रहे हम। तो ये सारी चीज़ें वो बोरियत सी फील होने हो जाती है कि हमने ये काम कर रहे हैं, तो 3 दिन से नहीं होती बहरहाल। लेकिन ज़ाहिर है ईद की खुशियाँ होती हैं तो कोशिश होती है कि अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक मजहबी त्यौहार है हमारा। तो ये ही है कि ये मौका होता है अपने लोगों से मुलाकात का।
जी बिल्कुल, अभी मेरी उम्र है लेने की तो नहीं हकीकत है ये जमाल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी इनकी उम्र है, लेकिन बहरहाल ये कि मेरा ख्याल का मकसद ये कि लोगों की होती है ना एक्सपेक्टेशन होती है, ताजिरों से बहुत ज्यादा होती है, लोगों से होती है, घर के बच्चों को होती है एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल कि यार ईदी मिलेगी ईदी मिलेगी। नहीं, तो जाहिर है मतलब वो जितना तो आप- होता है मतलब ये तो नहीं होता डांट के भगा देते हैं, चलो नहीं नहीं इस दफा कारोबार नहीं हुआ, पैसे नहीं आए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जाहिर है उनकी भी एक खुशी का दिन होता है, तो एक खुशी के मौके पे जाहिर है उन्हें खुशी रखना पड़ता है, इसलिए कि हम तो ईद ही तो देते हैं अच्छा ज़रूर। मैं इसलिए कह रहा था, हम साल भर यही बातें करते रहते हैं, डॉलर ऊपर हो गया, फला ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब ये 3 दिन जो मिलते हैं छुट्टियां, इस 3 दिन के अंदर आदमी सिर्फ टीवी पे सियासत देख रहा होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये छुट्टियां जो होती हैं ईद की, ये ईद की छुट्टियां जो होती हैं जिसमें पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि ये खुशी मनाना हमारे अपने हाथ में है। अगर ये गवर्नमेंट के हाथ में होता तो शायद ये खुशी भी ना मनाने देते हमें। तो उसमें भी टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है 18%। अब बढ़ चुका होता। टैक्स का भी मसला नहीं है, टैक्स इशू नहीं है, देना चाहिए, मुल्क अपना जाहिर है टैक्स देंगे तभी मुल्क चलेगा। वो तो लेकिन बेकार, ये है कि जाहिर है गवर्नमेंट जिस तरह से उसको हमारे टैक्स को यूटिलाइज नहीं करती, और हम तो यही कहते हैं ना कि करप्शन जो मुल्क के हालात है इस वक्त, लेकिन हमारी कोशिश होती है जाहिर है कि एक खुशी का मौका है उसे अच्छे तरह से सेलिब्रेट किया जाए, और ना कि वो जो बोझ है या जो टेंशनें दी हुई होती हैं उन्हें याद करके इन खुशी के दिनों को भी मायूस किया जाए, ऐसा नहीं होता। बस कोशिश होती है कि इन दिनों को अच्छे तरीके से मनाएं, खुशी मनाया जाए, और दर्ज में मतलब कि एक तरीके से एक नया एक कुव्वत आती है, एक बंदा आराम कर लेता है, रिकॉल हो जाती है सारी चीजें। जी, फाद बिल्कुल। भाई, आप तो मेरे ख्याल पे एक नहीं मतलब कि एक बहुत सारे काम करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं? अच्छा, मैं इस चीज़ को ऐसे स्टार्ट करूँगा कि हमारी ईद और रमज़ान दोनों हमारे स्टाफ और लेबर के बगैर है ही नहीं, ये वो हमारे यकीन करें हमारा हिस्सा है। रमज़ान का एक पूरे साल एक तरफ और रमज़ान के दिन और ईद का सिलसिला एक तरफ होता है, बिकॉज असल में वो हमें अलाउ करते हैं। आप एक जो सवाल के जवाब बताओ, हाँ वो हमें अलाउ करते हैं कि हम दूसरे काम करें। अगर आपका स्टाफ अच्छा है तभी तो आपको अलाउ करें कि आप कोई और कारोबार करें। उसी तरीके से आपकी लेबर अच्छी है तो वो आपको अलाउ करती है ताकि आप चीज़ें, अब मैं कुछ और जैसे आप वेलफेयर करते हैं, हम चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें टाइम वहाँ से मिलेगा तो हम वो बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो यकीन करें हम ये समझते हैं, जैसे आपने जवान भाई से पूछा कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ये उनका हक है मेरे हिसाब से, तो कि हम जो पूरे साल अल्लाह पाक दे रहा होता है अपनी रहमत से, वो उनका भी उसमें एक पार्ट तो है ही। तो हम इसीलिए वो हमारे इतना इट्स सच एन इवेंट कि हम उसको बहुत साथ लेकर चलते हैं, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, मतलब हमें बड़ा मजा आता है साथ पे करने के लिए। ये जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में आप अपने एम्प्लॉइज को साथ लेके चलिए या आपने कुछ? नहीं एब्सोल्युटली सर, क्राइसिस से पहले भी होता था और अभी भी होता है। उनकी हर बेसिक ज़रूरियात को पूरा भाई एक ज़रिया है, वो ज़रिया अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है। वो ना बैंक से लोन ले सकते हैं, ना वो किसी के पास जा सकते हैं, ना वो किसी से मांग सकते हैं। उनके सिलसिले आपने अगर आपको अल्लाह पाक ने हैसियत दी है तो वो मैं समझता हूँ कि हमारा हक है उनकी। ये जो आपने बात की ना कि ये वाली बात, ये बात बड़ी ज़बरदस्ती की कि अगर वो ना मांग सकते हैं ना कर्ज ले सकते हैं, तो लाजमी बात है कि बहुत सारे इदारे आप नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है फारिग भी किया, बहुत सारे बेरोज़गार भी। ये जो क्राइम बढ़ा, आप तो मतलब कि पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से भी आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं तीनों हज़रात, तो कहने का मकसद ये कि क्या ये जो क्राइम बढ़ा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा, ये उसकी वजूहत नहीं है बेरोज़गारी की? बेरोज़गारी की बहुत बड़ी वजूहत है इसकी, मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो ये समझता हूँ, हम श्योर जमाल ने मुझे एग्री करेंगे कि हम ये समझते हैं कि जो कराची का क्राइम है वो कराची के लोग नहीं, बाहर से आने लोग करते हैं। अच्छा। और इससे क्या कराची के अंदर जो सिस्टम अल्लाह पाक ने रखा हुआ है सिस्टम है, वहाँ पे हम कहते हैं कोई भूखा नहीं सो सकता कराची में, जो आदमी, तो यहाँ पे इस लेवल के और चीज़ें हालात ख़राब होते हैं, इसमें वो नहीं कहता। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में देखें आप तो भूख से आज तक कोई नहीं मरता, चाहे आप पेशावर तक चले जाए। और हमारे यहाँ दरगाहों का निज़ाम जो है ना, वो दरगाहें हैं, मज़ारात हैं, वहाँ पर दस्तरखान लाजमी होते हैं, तो मैंने नहीं सुना कोई भूख से मरा हो। लेकिन कराची में जो एक स्ट्रीट क्राइम्स का जिन भी बहुत बेकाबू हो गया, जिसमें मेरा ख्याल मैं भी उसका शिकार बना, आप सभी से कोई ना कोई शिकार बना होगा, तो पुलिस कम्युनिटी के लिए जो आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि क्या कर रहे हैं। जमाल साहब से भी पूछूंगा इसलिए
सबसे ज़्यादा मेन आदमी तो यही है। हाँ, जमाल इन लोग की, जमाल भाई की, इमरान सोनी साहब की बहुत मेहनत है इसके ऊपर। हम तो उनके बस फॉलोअर्स हैं, वो लेकर चले। हमने कम्युनिटी के बारे में आई थिंक जमाल भाई आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं। हमने इस वक्त 5 थानों के अंदर अपने ऑफिस बना लिए। ये कोलैबोरेशन है बिटवीन लोकल कम्युनिटीज़ एंड द पुलिस स्टेशन। इसमें पुलिस ने भी हमें सपोर्ट की और पुलिस ने भी हमें अलाउ किया कि हमने थानों के अंदर कंट्रोल रूम्स बनाए, जिसकी मॉनिटरिंग थाना खुद ही मैनेज कर रहा होता है। तो वी आर द ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द थाना, जहाँ पे वो अगर जो भी आम आदमी की शिकायत होती है, आपको पता है पुलिस के अंदर आने में आदमी डरता है। एक आम आदमी पुलिस थाने जाते हुए डरता है, मगर हमने वो एक्सेसिबल बनाया, या हमने वो एनवायरनमेंट वहाँ उनको दे दिया जहाँ पे वो पुलिस में आके अपनी जो भी उसकी मसले हैं, जो भी उसके मसाइल हैं, वो आके हल कर सकते हैं। और उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनके सामने खड़े होते हैं, उनको करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हल करते हैं। जरा माइक उठाइएगा जमाल भाई। जमाल भाई बताइए कि आप तो डिप्टी चीफ भी हैं आपके कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के जो वो हुआ, क्या कहते हैं, आपके जहन में ख्याल आया, वो क्यों है और कैसे आया? इनके साथ मिलके हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें ख़ास तौर पे आईजी सिंध और एडिशनल आईजी जावेद साहब का बहुत बड़ा किरदार है कि इसमें ताजरों को और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इन्होंने स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ एक इदारा बनाया जिसका नाम कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है। अभी तक माशाल्लाह इस इदारे की कामयाबी है कि ये 5 इलाकों के अंदर इसके कौन कौन से थाने? एक नाजाबाद थाना है, एक नॉर्थ नाजाबाद थाना है, एक अजीज़ाबाद है, एक सोल्जर बाज़ार है, एक मलिर सिटी है। ये 5 ऑपरेशनल हो चुके हैं माशाल्लाह से। और इसके अंदर सीपी की को इन्होंने अपनी फोर्स अलग से लगाई है पुलिस, जो मॉनिटर करते हैं कैमरे, और 4 बंदे राउंड पे रहते हैं कि कोई वारदात हुई तो विद इन सेकंड्स वो अरेस्ट होते हैं या उनकी निशानदेही हो जाती है कि ये शक्ल है। और उसके ऊपर 4 मेगापिक्सल के कैमरे हर जगह हुए हैं। अब जैसे नाजाबाद है तो वो पूरा एरिया उसका इन आउट कैमरे के अंदर है, तो जब कोई अंदर आएगा और जाएगा तो तमाम उसकी शक्ल और नंबर प्लेट्स हर चीज़ वाजे हो जाएगी। तो उस जिस एरिया में ये काम हमने मैं आपकी बात करूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं नाज़रीन, ये प्रोग्राम कैसे जा रही है, ईद उल फितर की स्पेशल प्रोग्राम है ये, और मेरे साथ मेहमान बैठे हुए भी हैं इस प्रोग्राम में। यहाँ पे एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है, हम एक वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है ईद उल फितर का, और इसमें हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे तीनों मेहमान जिन्होंने ख्यालात का इजहार किया, क्योंकि ताजर है, और ताजिर को अगर आप ये कहेंगे सिर्फ आप ईद उल फितर के हवाले से बातें करें और दूसरी बातें ना करें, तो मैं कहता मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो माइक उठाइए, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पुलिस कम्युनिटी जो आपने ची, मुझे याद है अच्छी तरह, आई थिंक सो के आज से तकरीबन 15-20 साल 25 साल हो गए, जब आईजी होते थे आफ्ताब नबी साहब होते थे, तो मुझे याद है अच्छी तरह एक रिपोर्टिंग की थी कि आफ्ताब नबी साहब ने कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे पहले जो उन्होंने आइडिया दिया था कि कराची की मकामी पुलिस होनी चाहिए, एक कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए जो कि स्ट्रीट क्राइम्स को काबू करे। उसको आप लोगों ने अब अमली शक्ल दी है। तो इसमें मतलब ये कि इसमें कामयाबी कहाँ तक आपको मिल रही है, लोगों को कहाँ तक ताउन हासिल है? अच्छा, माशाल्लाह से जब से ये 5 एरिया जिनमें ये अप्लाई हो चुका हुआ है, तो माशाल्लाह जो रिपोर्ट है वहाँ के मुताबिक 50% जो है पूरे इलाकों में क्राइम कम हो गया, क्योंकि वहाँ निशानदेही हो जाती है, केस पकड़े जाते हैं। तो जो करने वाले आजाद होते हैं उनको पता था क्या कैमरे लगे। अच्छा, एक बात को यकीन करेंगे आप, मेरे ख्याल में, मैं तो सारे ही, मेरे ख्याल में उसमें तो तमाम एसोसिएशन के चेयरमैन जो है इस बात की शिकायत है कि इन क्राइम में ज़्यादातर पुलिस वालों के भी मतलब के ताउन होता है। अच्छा, अभी तक जो हमने अपने आंखों से केसेस देखे हैं तो उसमें हमने अभी तक कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं देखा। ये केस सुना आपने कि शालटी काम के स्टेशन ने बच्चे का कि 20 लाख रुपए तावान मांगा जी, नॉर्थ थाने में, फिर उसके बाद छापा पड़ा तो वो बच्चे। तो मतलब ये कि इस किस्म की चीज जो वाक़यात होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि थानों में आप जा रहे हैं, अब थानों में जो भी स्टाफ है, वो स्टाफ जो पुलिस है, अब वो पुलिस की भी क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी तो चेक करना चाहिए ना कि यार ये बंदा बैकग्राउंड से जो इसका क्रिमिनल तो नहीं है। अच्छा देखिए, ये काम तो देखिए पुलिस का है ना, ये आप प्रेशर उड़ा सकते हो ना। हम अपना काम करेंगे, हमारा काम है कैमरे लगाना, मेंटेनेंस करना, निशानदेही करना, गिरफ्तार करना, कार्रवाई करना, सजा हुई किसी को। लेकिन उसमें हमने अभी तक जितने देखे जो पकड़े गए लोग, उसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, अभी ईद की छुट्टियां में मौजूद है, अब ये 3 दिन जो चलेगा, इसमें तो मेरे ख्याल पे क्या आपके पास वो तमाम स्टाफ मुहैया होंगे, तमाम नफरी होगी कि बिल्कुल सर, ये 24 घंटे क्राइम पे काबू कर सकें। 24 घंटे उन स्क्रीन पे मॉनिटरिंग हो रही है उन एरिया की कि कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है। अगर कोई वारदात होती है तो विद इन सेकंड उसकी निशानदेही, उसकी फोटो, फिर वो पुलिस अपना काम करती है, उनके पास कोड है, वो उनको अरेस्ट करती है 2 दिन में, 4 दिन में नादरा के थ्रू, तो वो अरेस्टेशन हो। तो जो स्टाफ आपका वहाँ मौजूद है थाने के अंदर, तो उनकी जो तनख्वाहें वगैरह हैं, जो उनके अखराजात, वो कौन? स्टाफ ये पुलिस की तरफ से ही है। अच्छा, पुलिस की तरफ से ही स्टाफ है।
हमारा ठीक जो वहाँ काम है, क्योंकि सीपी के पास 3 चीज़ें हैं, एक सिक्योरिटी, ये कैमरास की, दूसरा क्लीन और तीसरा ग्रीन। नहीं तो कैमरा जो आपने लगाए आप लोगों ने लगाए ना कैमरे का, तो उसको ऑपरेटिंग जो करेगा तो उसके लिए तो एक मखसूस बंदा होना चाहिए। बिल्कुल, वो वायरलेस जो थाने का वायरलेस है वो सीपी के ऑफिस में आ चुका हुआ है, और 2 पुलिस वाले बैठे होते हैं जो स्क्रीन मॉनिटर करते हैं, 4 पुलिस वाले जो हैं वो गश्त करते हैं 8 घंटे। इस तरह ये 21 बंदे हैं, 7-7 करके 21 तो बंदे। उसमें आप लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन है? हमारी कॉम्पिटिशन होती है कि जो इलाके वाला पहले आता था, घबराता था थाने आते हुए या रिपोर्ट कराते हुए डरते थे, जो रिपोर्ट ही नहीं करवाते थे थाने में, अब वो वो कर रहे हैं। जो वहाँ की कम्युनिटी हमने बनाई है 10 लोगों पे 15 लोगों पे मुश्तमिल, हमने हर एरिया के अंदर वहीं के लोगों की बनाई है। नाजाबाद में नाजाबाद का ही आदमी मौजूद होगा, सोल्जर बाजार में सोल्जर बाजार का ही आदमी मौजूद होगा। तो वो इतने इजी अप्रोच लोग बनाया है कि हर आदमी उनसे राब्ता कर लेता है और अपना क्राइम बताता है कि जी मेरा बटुआ छीन गया, ये मेरे साथ ये जाती हुई, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो छुपी हुई चीज़ थी वो भी अब वाज़ेह हो जाती है। मतलब ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व नहीं होते? नहीं, बिल्कुल। हमारे अक्सर ये देखा कि पुलिस वाले की इन्वॉल्वमेंट में ही सारा मोबाइल वगैरह छीना जाता है और ये वो सारी चीज़ें उसमें उनकी। बल्कि इसमें तो और भी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें पता लगना शुरू होती हैं। अब ऑन कैमरा छोड़े, कोई बहुत सारी चीज़ें। हम आज ईद पे बैठे हैं इसलिए ईद की बात कर रहे हैं। हकीम शाह साहब, ये आपका जब मैं नाम लेता हूँ ना तो लोग ये कहते हैं ये किस चीज़ के हकीम है ये मतलब ये कौन से खास मर्ज के हकीम है ये आज क्लियर कर दीजिए आप। इस वक्त तो ताजरों के ही बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनके आप मसाइल ताजरों के हकीम है ना? ऐसा ही है। तो इसलिए का मतलब है डॉक्टर होता है, एक पीएचडी डॉक्टर होता है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, तो वो हकीम जो होता है वो भी माशाल्लाह मेरे ख्याल है पुराने ज़माने में तो लोग डॉक्टर के पास कम जाते थे, हकीम के पास ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि कोई मखसूस दवा वगैरह देते हैं, नहीं देते आप? नहीं, ऐसा तो अब तक स्टार्ट नहीं किया। हाँ वो सर जो डॉक्टर के पास इलाज नहीं, हकीमों के पास इलाज होता है। लेकिन वो हकीम रहे नहीं ना अब। ये बेचारा ये हकीम, यही तो मैं मालूम कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने पूछा यार हकीम तो अच्छे वाले मिल ही नहीं रहे। और यही सवाल एक दफा मैंने पूछा था हकीम नासिर बलूच से, पीपल्स पार्टी के एमएनए है ना। जी, जी, तो उनके घर के लास्ट में ज़मीनी इंतखाब था, मैंने उनसे ये पूछा था उनके तौर में कि साईं ये बताओ कि कौन से हकीम हो तुम, किस चीज़ का इलाज करते हो? तो उन्होंने कहा मैं पीटीआई का इलाज करता हूँ। तो आप जो है मेरा ख्याल है कि नाम के हकीम हैं। नाम क्या काम के हकीम नहीं है। खैर, मैंने देखा कि जो लाइट हाउस में प्रॉब्लम्स हुई, जो दुकानें टूटी, उसके बाद आपने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया आपने। मतलब कि मुत्तहिदा से, पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा आपने धरने दिए, सब कुछ किया, कोई फायदा हुआ? देखिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप अगर किसी ओहदे पे फाइज हैं और जिस मकसद के लिए आप फाइज हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा हुआ तो वो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रगल मैंने अपने तौर पे हमारी पूरी ऑल कराची ताजिर अलायंस ने की, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत इस बात पर मुखलिस नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे कि सारे काम ही जो है, जो क्राइम हो रहा है इस वक्त कराची शहर में, और उसमें भी यही ताजिर जो है वो मदद कर रहे हैं, कैमरे लगाने में, सारी चीज़ें। वेलफेयर का काम ताजिर कर रहा है, टैक्स ताजिर दे रहा है। अच्छा, उस टाइम भी हम ये बात कर रहे थे कि आप शहर की बेहतरी के लिए जो काम करेंगे ना, आप मेरा घर भी तोड़ेंगे ना कि शहर की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं, तो हम साथ देने के लिए लेकिन तैयार उसके हैं, लिए एतमाद लेकिन मिलेंगे ना फिजिबिलिटी बननी चाहिए हाँ, कि एतमाद मिलेंगे। आप क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही अब है। हुआ 10,000 से ज़ायद दुकानें डिमोलिश की गई। अब कहा क्या गया था और दुकानें किन की डिमोलिश की गई? सिर्फ ये हाइप जो है क्रिएट की गई कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। 10,000 ख़ानदान बेरोज़गार हुए, ठीक है, उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जितने वाबस्ता थे वो सब बेरोज़गार हो सब गए। बेरोजगार हुए, बिल्कुल। आज उसका असर देखने, क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा कराची शहर में? ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उस 10,000 घरों में से किसी को फायदा हुआ, किसी को दुकानें मिली? किसी को, देखें उस वक्त भी मैं खुद चीफ जस्टिस साहब से 2 दफ़ा मिला था, लेकिन जाहिर है वो एक इदारा है बड़ा, तो इंडियन हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक उस वक्त साकिब निसार साहब थे, ठीक है। उनसे 2 दफ़ा मैं मिला था इस हवाले से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज भी वो जितनी दुकानें केस तो मेरे ख्याल में है ना, पिटीशन तो दाखिल है। पिटीशन दाखिल है, लेकिन जाहिर है हमने कोशिश की कि जिनकी दुकानें डिमोलिश हुई उनको अल्टरनेट मिलना चाहिए ताकि वाकफ अपना रोजगार कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में वसीम अख्तर थे ना उस वक्त? जी बिल्कुल, वसीम अख्तर। उनसे आपकी मुलाकात भी हुई, उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई कि हम देंगे, फिर उसके बाद आप लोग गए भी? देखें 10,000 दुकानों में सिर्फ वाहिद लाइट हाउस की मार्केट है जो 300 दुकानें डिमोलिश की गई थी, हमें अल्टरनेट जगह मिली, लेकिन चूंकि अब वो अल्टरनेट जगह मिलने के बाद भी वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ है,
तो अब उनको हल करने में भी हमें 4 साल हो गए, अब तक तो हल नहीं हुए। तो वो सारे इशूज़ हैं, जब आप सिंसेयर होते हैं अपने काम से, ज़ाहिर है गवर्नमेंट सिंसेयर होगी, अगर वो चाहेंगे कि जिन लोगों को बेरोज़गार किया गया है उनको वापस रोज़गार देना चाहिए, तो सारे काम हो सकते हैं। लेकिन अब तक सिंसेरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग आज भी अच्छा, बेरोज़गार। ये सारी चीज़ें 10,000 आपने कहा कि ख़ानदान बेरोज़गार हो गए, उनसे वाबस्ता दीगर भी हुए, ये सब बातें जहन में रखते हुए एक लीडर के लिए ख़ास तौर पे, और फिर ये जो ईद उल फितर की खुशियाँ आती हैं, तो उसमें जहन में क्या कहता है आपका? क्या मतलब कि अफसोस होता होगा कि यार चलो मैं तो अपने घर में कुछ खुशियाँ मना रहा हूँ, पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होगा, तो ये थिंकिंग थोड़ा सा रहता है। उनके लिए कोई बहबूद के लिए कोई काम किया आप लोगों ने, क्या कर रहे हैं? देखें, बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, और ज़ाहिर है जितना बस में होता है वो कर सकते हैं। आज वो लोग ज़ाहिर है वो एक पलता पुलता घराना जो अपना कारोबार कर रहा था, वीरान बच्चों हो को, गया। उनके बच्चे स्कूल बिल्कुल, जाना बिल्कुल। बंद हो गए, वो अब जो है अच्छी तालीम नहीं दे सकते, सेहत के उनके मसाइल हैं बहुत सारे। लेकिन वही लोग जब आप उनको फुटपाथ पे देखते हैं, ठीक है, तो और उनके लिए फिर कोई वेलफेयर के काम कर रहे हैं जमाल भाई? हाँ, इसलिए कि मेरे ख्याल में इन सब को लेकर तो आप ही चल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हकीम पूरी शाह हो गए, कोशिश कर दूसरे रहे हैं। लोग हो गए। हमारी अभी तक यही कोशिश है किसी तरह ये दुकानें इनको मिलें और अपने रोजगार पे दोबारा खड़े हो सकें। इसके अलावा कोविड से लेके आप समझेंगे आज ये तीसरा साल है, आज से पहले अभी हम हकीम भाई यही बात कर रहे थे कि 70-80 अरब का कारोबार होता था एक महीने में रमजान जी जी, मुझे अंदाजा है। और वो फिर 40-50 पे आया, फिर पिछले साल कोविड में 25-30 पे आया और इस दफा 10-15 पे। कोविड में फिर भी मेरे ख्याल में इतना बुरा नहीं था, 19-20 में जो हुआ कोविड में भी इतनी, उससे ज्यादा बुरी हालत अब मुझे नजर आ 25-30 रही पे है। होगा, और इस दफा हाँ? जो है वो 15-20 से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है इस दफा का। आप कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। जी, कुछ कह रहे थे फैज भाई? मखसूस उस वक्त मखसूस जो कारोबार थे जो अच्छे चल रहे थे, उसके अलावा तो काफ़ी ख़राब अच्छा, आप हालात मार्ट थे। चला रहे हैं ना, एक मिनट रखिएगा अपने पास ही, आप अपने पास ही रखें। मार्ट चला रहे हैं ना, उस मार्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं ना, कपड़ा भी है, जूते भी हैं, ग्रोसरी आइटम भी है, दीगर चीजें भी हैं। आप मुझे बताइएगा फहद भाई कि आपको क्या महसूस हुआ कि कहाँ पर कारोबार ज्यादा हुआ, कहाँ पे कारोबार कम हुआ? अब इस सिचुएशन ये है कि वो कस्टमर है मगर उससे खरीदे फरोख्त है ही नहीं, वो खरीद नहीं, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो होना चाहिए था वो तो है नहीं। आई थिंक हमने 20% अचीव किया है जो हमने टारगेट सेट किए थे लास्ट ईयर के मुकाबले में जी। सिर्फ 20%। 20% इसलिए कि कॉस्ट बढ़ गई है। और वही मैंने कहा ना कि बेचारा कस्टमर आता है मगर जब वो देखता है तो जब प्राइस पे बैठ कर देखता है तो जो इन्फ्लेशन हो गई है उसका तो कोई ऑब्वियस ही बात है। नहीं, कोई मखसूस आप बताइए, जैसे मिसाल के रमजानों में तो चले आपके चीनी पे, आटे पे या आपके दालों पे ज्यादा रश होगा, ठीक है, या फ्रूट पे या, लेकिन अब आप ईद की सीजन आ गया, अब ईद की सीजन में तो माशाल्लाह आपके यहाँ तो और भी चीजों जी, गारमेंट्स वगैरह जो होते हैं, गारमेंट्स वगैरह, तो आपका क्या रुझान रहा कि लोगों का मतलब ये कि उस तरफ रुझान, उनकी बाइंग पावर है इतनी कि लोग आ रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं ही तो कह रहा हूँ आपको, आप बाहर तो लगता है कि हमारे स्टोर में बहुत रश है मगर अगर आप जब हम खड़े होते हैं और देखते हैं, जब हम अपनी सेल्स देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि लोगों की गुंजाइश नहीं है कि वो बेचारे खर्च नहीं कर सकें। तो ये तो बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 20% हमने अचीव किया है। 20% इज़, और तकलीफ दे हमारे एज अ बिजनेस भी तकलीफ दे और एज अ अच्छा, 20% भी आपके लिए तो लॉस है, इसलिए कि आपका तो एक्सपेंडिचर ही इतना बड़ा इतना होता है। और प्लस हम उनके लिए भी सोचते हैं यार कि ईद तो सबके लिए ना, मैंने भी कहा ना कि उनकी भी वो भी हर आदमी अपने बच्चों के लिए और सबके लिए कर रहा है। 100%, ईद चाहे के वो लिए गरीब भी अमीर कर हो, सकते जो तो भी क्या हो। करें। बिल्कुल, मैं तो यही बात कर रहा था, तो मैं इन्हीं की बात का बढ़ा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ताजर जो है, मैंने देखा कि इसमें माशाल्लाह आप लोगों को तो खास तौर पे, और भी बहुत सारे ताजर हैं, वेलफेयर के काम में बड़े आगे आगे रहते हैं, और ये सिलानी हो गया, आलमगीर हो गया या जेडीसी हो गया, इनकी कामयाबी का राज जो है ना वो आप लोग हैं, आप लोग हैं। तो उन लोगों को जो कि बेरोजगार हो गए या वो लोग जिनके घर छिन गए, दुकान छिन गई, तो उनकी भी वेलफेयर के लिए कोई आपने कोई ऐसा काम किया कि उनके घरों में भी राशन पहुंचता रहे ताकि वो क्राइम की तरफ ना जाएं? नहीं बिल्कुल, जैसे अपनी हर मार्केट, हमारे जिस मार्केट के करीब नुकसान हुआ है, जैसे लाइट हाउस हो गया, गार्डन हो गया, दूसरी मार्केटों जहाँ हुआ है, तो वहाँ के सदर बेचारे कोविड में भी बहुत सारे कोविड ताजर से अभी लेके- तक कोविड से बैंकक्रप्ट लेके। हुए हैं बिल्कुल कोविड में, बिल्कुल हुए हैं, तो वो भी हुए हैं। अभी तक अभी जो है ना उसके असरात अभी तक हैं। उसके नतीजे हैं। अभी नताइज। रमज़ान में हम लोगों ने जब विजिट करते थे अपने कैंप्स के अंदर, तो जैसे हैदरी मार्केट में खुद गया सर्वे करने, तो वहाँ फराज थे वहाँ के सदर, तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई। मैंने कहा माशाल्लाह इतना हजूम, इतना रश लगा हुआ है, तो इस दफ़ा कुछ बेहतरी लग रही है। उसने कहा नहीं आप मेरे साथ सर्वे करें। फिर मैंने जाके मार्केट के अंदर जब सर्वे किया तो वो सिर्फ विंडो शॉपिंग थी, खरीदारी आज से नहीं 4 दिन कबल, मतलब रमजान के तकरीबन खैर मैं 25, 26, 27 3 दिन गया। बिल्कुल। मैं हैदरी भी गया, मैं तारिक रोड भी गया, मैं सदर भी गया। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रश तो बेइंतहा नजर आ रहा था। बेइंतहा नजर आ रहा था। अच्छा, बेइंतहा नजर आ रहा था। अब लोग जो है वो मतलब ये कि कॉस्ट की सुन के ना वो आगे बढ़ जाते थे, लेकिन उसमें 2 खरीदार थे तो 10 के करीब जो है विंडो शॉपिंग। बिलाल भाई 100% महंगाई हुई है इस दौरान, 100% महंगाई भाई हुई मैं है। आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हर चीज़ तो आपके इंपोर्ट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि जो जिनकी तनख्वाहों पे ऊपर हैं
वो तनख्वाहें एज इट इज़ उतनी ही हैं। अब उसमें उन्होंने तनख्वाह वाले का मारा गया। घर का किराया भी उन्होंने देना है, बिजली के जो बिल एक्स्ट्रा लग के आ रहे हैं 35 रुपये यूनिट हो गया वो भी आपने भरना है, गैस जो मिल नहीं रही उसका भी आपने बिल अदा करना है। मैं ये कह रहा था कि कम्युनिटी पुलिसिंग में आप काम कर रहे हैं ना आप, जी बिल्कुल। तो इसी तरह कोई एक फलाह बहबूद के लिए मतलब कि जो मुलाजमीन हैं जो रिलेटेड आप लोगों से हैं, आपसे हैं, उनके लिए कोई बनाए ना, कोई ऐसा अदारा बनाए ना जिसमें कंट्रीब्यूशन हो, जिसमें कि जैसे किसी की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो लोग मजबूर होते हैं ना वो होते हैं मेडिकल से। अगर कोई बीमार हो जाता है ना तो वो फिर बेचारा वो इलाज बनाए, जैसे कि उनके लिए कोई हेल्थ कार्ड दे दें उन्हें आप, मतलब ये कोई ऐसी बनाए। आप जो दीगर अदारों को पैसे दे रहे हैं बिल्कुल आप वो अपने अदारे में लगाएं। होता है बिलाल भाई, ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास कोई मुलाजमीन है या मेरे घर के हैं या मेरे ऑफिस में हैं या मेरे दुकानों पे हैं, तो हम लोग उसको पूरा बेयर करते हैं, उनके अस्पताल के खर्चे समेत क्या उनकी शादियों तक के जो आप करते होंगे, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात है ना, मेरे पास जो इत्तलात हैं कि ये सारे ताजिर ऐसा नहीं करते। अच्छा, ये तो फिर देखें ये उनका अपना दीन ईमान है और बड़ी ज्यादती है कि आपकी जो आपके साथ खड़े रहे हैं और अल्लाह पाक ने आपके मातहत उनको किया, हो सकता है कल आप उनके मातहत होते, तो ये आपके अपना बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हकीम साहब से दीजिए। हकीम साहब, मतलब ये कि मैं भी आपको बच्चा नहीं समझ रहा, मैं बहुत मिचोड़ आदमी समझ रहा हूँ कि आप जो है ना वो अब जमाल साहब के शेर साया रहते रहते बहुत मतलब कि पाए के तजुर्बेकार लीडर बन गए हैं। अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल अदारा था, फूड चैन थी, उसने अचानक बंद कर दिया, सारे बंद कर दिए, और जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबको उन्होंने विदाउट पे बाहर कर दिया। तकरीबन 12-13 हज़ार अफराद हैं। तो अगर वो लोग ऐसा काम करते हैं तो आपके पास कोई ऐसा निज़ाम है कि आप वो जो फूड चेन की जिन्होंने क्या ये किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें या उनको जो बेरोजगार हैं उनकी दादरसी कर सकें? देखिए, कुछ माफियाज भी होते हैं और मैं समझता हूँ आप अभी बात कर रहे थे वेलफेयर का काम भी होना चाहिए, लेकिन हम कब तक अपने लोगों को खैरात और ज़कात पे लगाएंगे? हमें तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए इस बात पे कि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, रियासत उम्मीद है कि हुकूमत कुछ करेगी? देखें, उम्मीद पे तो दुनिया काम है। अब ऐसा है कि शायर ने कह दिया, बस हम चल रहे हैं इस पे। अब ऐसा है पता नहीं किसने कहा है ये उम्मीद पे दुनिया। अब इसी बारे आज आप हमारा कल आप चले जाएंगे इस दुनिया से, मैं चला जाऊंगा, इसी उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं। मतलब कि ठोस चीज क्या होना चाहिए? देखिए बिलाल, मैं ये समझता हूँ कि अगर 10,000 लोग 5,000 लोग रोड पे बैठ के सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, ये कर सकते हैं जिस तरह रमज़ान में हुआ आपने देखा, तो क्या वो 10,000 5,000 लोग अगर रोड पे बैठ के एहतजाज करके हमेशा के लिए अपना हक ले लें तो क्या वो बेहतर नहीं है? ये सवाल मैं आपसे करूँ, ये सवाल मैं आप 3,000 से करूँगा, क्या आप दुरुस्त समझते हैं कि जिस तरह के रोड पे खाना खिला रहे हैं लोग या करा रहे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, मैं इसको ठीक नहीं समझता। कब मैं इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं समझता। मेरे भी राय है कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और मजबूर कर रहे हैं कि आप आके आपको कमाने की जरूरत नहीं है, आप डकैती मारो, आप चोरी करो और यहाँ के खाना खाओ, यहाँ खाना खाओ। और एक जो फहद भाई ने बात की ना वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कराची शहर के अंदर अब मल्टाई होगी, नेशनल जो है ना वो ममालिक क्या कहूँ, हाँ ममालिक के भी लोग भी, उसमें बर्मी भी इन्वॉल्व हैं, उसमें बंगाली भी इन्वॉल्व हैं, उसमें ख़ास तौर पर ये दीगर सूबे के लोग इन्वॉल्व हैं। इसलिए कराची को समझते हैं कि वो एक सोने की चिड़िया है। और हकीकत में बताओ, ईमानदारी की बात है, आप किसी भी भिखारी से पूछो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना कमा लेता है जितना कि वो सोच के उन्होंने भी अपने एरियाज बांटे में। तो मैं नाज़रीन, बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि मैं ईद उल फितर की खुशियों के दौरान एक लाइटर मूड में हम इनसे क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि ये ताजिर तो है, ये पहले ये ईद उल फितर मनाएं, ईद उल अज़हा मनाएं, कुछ भी मनाएं, लेकिन रहेंगे ताजिर, मतलब कि इनके ख्यालात जो है उसी हवाले से चलते रहेंगे। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनकी खुशियों में मज़ीद शरीक होने की कोशिश करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद उल फितर के स्पेशल शो में दोबारा हम हाजिर हैं। वक्फे में जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई, लाइटर मूड में हमारी बातें हुई, लेकिन ताजिर जितना भी काम करे मेरे ख्याल में आई थिंक सो के इस वक्त मुल्क की मईशत वही चला रहा है। लेकिन मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क जो भी कर रहे हैं लोग, उससे अवाम भी वाकिफ़ हैं और हम भी वाकिफ़ हैं। और आज ताजिरों की किसी फैला बहबूद के काम ने इस शहर में इतना ज़्यादा जो है वो बरकत दी है कि मैं तो शहर की बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी भूखा नहीं मरा। हमने भी नहीं सुना कि कोविड के दौर में भी जो है कोई भूख से मरा हो। हाँ, किसी और अमराज से, बीमारी से उनकी मौत हो गई, इसलिए ज़िंदगी की मौत तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। यही बात कह रहा था फहद भाई कि
ईद उल फितर की खुशियों में यकीनी तौर पर आपके बहुत सारे रिश्तेदार, आपके बहुत सारे दोस्त जो पिछले साल थे, इस साल नहीं है, तो उनकी याद आती है या उनके लिए क्या करते हैं फिर? मतलब है कि क्या उनके लवाकिन के घर जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं? कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पिछले साल थे और इस साल नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है कि अगर जो लोग चले गए उनके घर में तो जाना बनता है, स्पेशली जो पिछले साल नहीं थे, पिछले साल थे। ईद में फर्स्ट डे आप सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को तरजीह देते हैं या उन अमीर रिश्तेदारों को तरजीह देते हैं, जो कि एक चलता है, एक मामूल, मतलब कि एक होता है, एक फितरती बात है। मैंने पता हमारे यहाँ नॉर्मली इस फिजिकली तो पॉसिबल नहीं कि आप सबके घर जाएं, मगर हम क्या करते हैं कि हम सेकंड डे हम पूरा खाना हमारा जमा होता है हमारे घर में, उसमें विदाउट एनी फेल, चाहे वो जो भी हो, जिस किस्म का भी हो, वो हमारे सब ये फिक्स है, सालों से वाले साहब से ये हमारा सिस्टम चला आ रहा है, सालों से। सेकंड डे ऑफ ईद रात का खाना सब ने हमारे साथ खाना होता है, मतलब एक फैमिली गैदरिंग हो जाती है, पूरी फैमिली गैदरिंग होती है, और इसमें हर आदमी शरीक होता है, अटेंडेंस मस्त होती है सबकी इंशाल्लाह, सब आते हैं, एक बड़ा अच्छा माहौल होता है हमारा, उसमें एक सब इकट्ठे मिल भी जाते हैं एक जगह। अब इसी शहर के लिए कम्यूट करना, कराची के अंदर आपको पता है ईद पे कम्यूट करना भी एक मरहला होता है, तो इसीलिए हमने फिर यही करते हैं, फर्स्ट सेकंड डे ऑफ ईद डिनर सारे हमारा खाना इकट्ठे हमारे साथ वाले साहब के साथ करते हैं यहाँ पे। अच्छा, कपड़े वगैरह हो गए, जैसे भाभी के कपड़े हैं, आपके कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो ये कपड़े वगैरह क्या इसकी खरीदारी आप खुद ही करते हैं या सारे लोग अपने अपनी मर्जी से करते हैं? ये बेगम का डिपार्टमेंट है, बेगम का बनाते। तो भाभी जो है ना, कभी आपको पॉइंट आउट किया उन्होंने कि नहीं आपने इस साल मुझे वो ये चीज़ नहीं दिलवाई, या हमने पिछले साल ज़्यादा अच्छी की थी? वो पूरे साल पॉइंट आउट होता है। मेरा ख्याल भाभी भी खड़ी है यहाँ पे, लेकिन वो कैमरे के आउट में है। अब भाई है, बहन है, भाई है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आप समझते हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं, तो उनकी सबकी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करते हैं? यानी कि हर आदमी की अलग अलग ख्वाहिशात होती हैं, कोई अब बरमला आपको बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे हमें तरबियत में मेरी है कि हम हर 15 डेज़ के बाद मैं अपने हर बुजुर्ग के पास चक्कर लगाता हूँ। मतलब ये कि उनकी हालत एब्सोल्युटली सर, और कोई बताता नहीं है, आप जब तक उनके पास जाएंगे नहीं तो आपको उनकी चीज़ें पता चलेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। जी, तो ये इसका सबसे एक्सेस कोई बताएगा नहीं, आप यू हैव टू बी देयर विद देम टू नो कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके मसले क्या हैं। बच्चों को ईदी दी? बिल्कुल थी, वो तो भत्ता है उनका, आपको पता है। वो तो भत्ता है उनका इसके दिन का। और जमाल भाई, जो नया नोट बचेगा उनके बाद फिर जाएगा। हाँ, उसके बाद साल भर तो वो पॉकेट मनी अलग वो तो आप छोड़ दें। जमाल भाई, घर में और अफराद होते हैं ना आपके, भाभी होती हैं, बच्चे होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, तो क्या उनकी ईद भी जो आपके, इसलिए कि आप लोग तो मेरा ख्याल है कि मैं जब भी आपको फ़ोन करता हूँ आप कहते हैं मैं फला प्रोग्राम में हूँ, मैं फला प्रोग्राम में, आम दिनों में भी, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं कि बच्चों की जाके खरीदारी करानी है, अपनी खरीदारी करनी है? कई घर वाले मुतमईन हो जाते हैं? नहीं सर, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, तो इसमें कि हमारी भी जो ड्रेसिंग और कपड़े वगैरह होते हैं वो बेगमात की ड्यूटी होती है कि वो लेकर आएगी, इसको बनाए, और बच्चों की ये होता है कि बच्चों की भी वो बेगम ही पूरी करती है, क्योंकि हमारे घर की जो हेड है वो बेगम या माँ होती है कि वही इस पूरे सीन को देख रही होती है, हम बाहर देख रहे होते हैं, वो हमारे को देख रही होती है। मतलब ये कि आप पैसे दे देते हैं सिर्फ? बिल्कुल, हाँ, ये आपका काम है पैसे देना, बाकी आप लेडीज एटीएम है ना। बिलाल भाई, लेडीज को वैसे भी कोई मुतमईन नहीं कर सकता, वो खुद ही मुतमईन हो सकती है, मतलब खुद ही कपड़े खरीदें। क्या घर वालों की तरफ ने कुछ शिकायत की आपके घर वालों की? तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, मैं ये खरीदना चाह रही थी, नहीं खरीद पाई, या बच्चे के लिए नहीं कर पाया, तो कुछ आपके अपने घर वालों को क्या हालत है महंगाई की? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, नहीं कि आप एटीएम है ना। हमारे साथ जो है वो हमारे घर वाले भी एहसास करते हैं, क्योंकि वो पूरे साल हमारे साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि किस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, बिजनेस के बाहर के हालात हैं, तमाम चीज़ें, तो वो आर्गूमेंट्स नहीं है, जो दिया उन्होंने ले लिया हमेशा माशाल्लाह। मतलब कि एक आम ताजिर और आवाम, उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो नौकरी करके बेचारा लेकर आता है, आप बिल्कुल मुनाफा में हम अपने हिसाब से भी सोचते हैं ना, हम अपने साथ अपने और लोगों का भी सोचते हैं। ताजिर एक वाहिद है जो अपने घर वालों का भी सोचता है, ठीक है, उसके बाद अपने लेबर का भी सोचता है, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले का भी सोचता है, तो वो एक ताजिर जो है वो एक तरफ नहीं है, वो सब तरफ, मतलब घर के लिए काम के लिए टाइम निकल जाता है, निकालना पड़ता है सर। ये जवाब मैंने एक तरीका बताया ना, अभी कुछ दिन पहले एक तरीका बताया उन्होंने, क्या कि हर तीसरे चौथे महीने बेगमों काट दो और 10 दिन की छुट्टी है भाई। सर, साल में एक आध दफ़ा ऐसा प्लान करना पड़ता है कि वो आप 10-12 दिन के लिए उम्रे पे चले जाएं बेशक, या कोई ऐसा टूर कर लें 10-15 दिन का, कि वो आप घर वालों के साथ, फैमिली के साथ टाइम जरूर दें, खासकर अपने बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे जवाल भाई, बात वही होती है ना कि जिसकी जेब भारी है वही कर सकता है ना। अब हमारा आदमी तो नहीं कर सकता ना। आज उम्र भी आज 7 से 8 लाख रुपए का हो गया। अब वो अभी या आप आपके साउथ में चले जाएं, स्वात चले जाएं, या आप कहीं मरी चले जाएं, तो उनका भी मेरे ख्याल में ठीक ठाक खर्चा हो जाता है। तो एक ये भी फैक्टर होता है कुछ फाइनेंशियली, हर आदमी इसको मतलब नहीं कर पाता। चाचा हकीम भाई, शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल। कितने बच्चे वगैरह? 3 बेटियां। 3 बेटी, माशाल्लाह। बेटी तो रहमत होती है।
बिल्कुल तो मेरे ख्याल में ईद तो सबसे अच्छी उन्हीं की होती होगी, मतलब आप तो भारी घूमते रहते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप बात कर रहे थे शॉपिंग की भी, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है इसको मैनेज करना कि हम शॉपिंग कराएं, बल्कि वो ख़ुद ज़ाहिर है फैमिली जाके शॉपिंग करती है बच्चों की, और हमारे लिए भी इस तरह जमाल भाई ने कहा क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है कि बड़ा मुश्किल होता है कि अपने लिए भी जो है वो शॉपिंग कर सके। तो बाकी ज़ाहिर है बच्चों के लिए शॉपिंग तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं एज अ ताजिर, अगर मैं सोचता हूँ तो मार्केटों में भी अगर हम देख रहे हैं ना, तो जितने भी लोग हैं वो बच्चों के लिए ही शॉपिंग कर रहे हैं जिससे ज़्यादा। तो ज़ाहिर है ईद बच्चों होती के है, लिए तो ख्वातीन हाँ के लिए, उन्हीं के बच्चों लिए के करते लिए यार, ईद हैं। तो पहले ज़ाहिर है महंगाई और इन चीज़ों को देखने के बावजूद भी वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए जो और है इसी वो चीज़ ईद की खुशियों के लिए फायद बारी साहब ने अपने घर पे जो मैं कह रहा तो इन्होंने ईद मुबारक का केक भी रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में केक तो लाकर रख दिया कि छुरी नहीं लाई है कि काटे नहीं कैसे रखिए रखी तो हुई है, चले पहले आइए अब केक काट लेते हैं, थोड़ा सा ईद की खुशियों में शरीक हो गया। जमाल भाई बुजुर्ग है हमारे, इसलिए दाढ़ी आपकी दाढ़ी सफ़ेद है चलिए ईद मुबारक हो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये ईद का केक जो है वो कट गया। ईद का जो है दोबारा तो करें ना। थैंक यू जमाल भाई। जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू। ये सेलिब्रेशन है कि जो यकीनी तौर पे हर खुशी के वक्त में, मतलब ये एक वो बदल गया ना दौर, एक दौर होता था मिठाइयों आपको का, भी खिलाएंगे फिर हम जाएं। एक दौर होता था मिठाइयों का जमाल भाई, और अब हो गया केक का। बहुत केक मजेदार है नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत डिलीशियस केक है ये। और जिसने भी सिलेक्ट किया ना फहद भाई, ये हमारी सास ने स्पेशल हाँ, तो वो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, और उनके टेस्ट को जो है ना मैं मुबारक है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, चॉकलेट का टेस्ट है, और मैं शायद कैमरे पर आपको खिला नहीं सकता, लेकिन बहरहाल हम उसके जो है मजा जो है हम ले रहे हैं। बहरहाल वो फात भाई को हाँ, फायद भाई को एड्रेस देते हैं, फायद भाई जो है वो घर पे केक भेज देंगे। जब आदमी काम बहुत करता है ना, और तो अपना कारोबार उसका सफर करता है, तो क्या ऐसा होता है कभी कि आप सोचते हो कि यार मैं इन कमरों में फंस गया, जिसकी वजह से मैं अपनी कारोबार पर तवज्जो नहीं दे सका, जिसकी वजह से वो पनप नहीं पाया या लॉस हो गया, ऐसा हुआ कोई सूरत? बिल्कुल होता है ये, सोचना नहीं पड़ता है, 100% होता ही होता है ऐसा। ना? जी बिल्कुल, कारोबार डिस्टर्ब होता मेरे है। ख्याल में तीनों के साथ यही होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है फैमिली में जब सपोर्ट मिलती है तो फिर इन चीज़ों को जो है ज़ाहिर है वो फिर मैनेज कर लेते हैं, और ये भी एक खिदमत है, एक जज्बा होता है। फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर फैमिली में एक सेलेक्ट कर दिए जाते हैं कि चलें आप खिदमत करें, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। तो ये चीज़ें तो होती हैं, और कारोबार तो अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर कारोबार करते भी हैं तो एक ऐसे कारोबार को आप चुनते हैं कि जिसको आप मैनेज कर सकें। अगर काम अगर उनको टाइम कम भी दे पाएँ तो वो काम आपका ख़राब ना हो, कारोबार जो है चल सके इस तरह। अच्छा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनमें मैं देखा कि वो अगर पॉलिटिक्स में पड़ गए, ट्रेड पॉलिटिक्स में, तो उनका बेटा, उनका भाई वो संभाल रहा होता है। तो मेरा कि एक थोड़ा सा ये भी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि बड़ी दुकान फीके पकवान, एक बड़ी मुहावरा है कि मैंने देखा कि बड़े बड़े जो लार्ज मैन्युफैक्चर सेक्टर्स के जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये होती है, ये वेलफेयर में फिर थोड़ा सा कम वो नज़र नहीं आते जितना ज़्यादा हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह? उसकी वजह मैं समझता हूँ कि क्या या उनके दिल नहीं होता उन लोगों के? नहीं, बहुत सारे होते हैं वो करते भी हैं, ज़ाहिर है सामने नहीं आते लेकिन कर भी रहे होते हैं। लेकिन SMEs की अगर मैं बात करूँ जैसे हम करते हैं, तो ज़ाहिर है वो अब ग्राउंड लेवल पे इश्यूज़ इतने सारे होते हैं जिनको हम उजागर कर रहे होते हैं, तो हमारा चेहरा जो है वो सामने होता है कि ये शायद देख रहे हैं। बाकी तो ज़ाहिर है शहर में इतने सारे मसाइल हैं, तो उन सब को जो ताजिर इत्तेहाद का, किसी भी ताजिर इत्तेहाद की ज़िम्मेदारी नहीं भी होती, मजबूरन वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब एक मार्केट में बैठ के आपको उसकी पार्किंग का भी देखना है, आपने सीवरेज के निज़ाम को भी देखना है, आपने स्ट्रीट लाइट्स को भी देखना है, तो आप समझें कि उस इलाके के आप जो है वो जैसे काउंसलर होता है या चेयरमैन होता है, वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा आपने ये क्वेश्चन कर लिया यार। ये बता के ये आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हिस्सा लेते, सियासत में, यानी कि MPA के लिए या बल्दियाती इलेक्शन के लिए, उसमें आप लोग क्यों नहीं? नहीं, उसमें हिस्सा लेंगे तो फिर मफादात शामिल हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो है, मिसाल के ऊपर मैं बात नहीं करूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे भी है उनके मतलब, लेकिन उन्होंने जो काम किया अपने दौर में, आज भी लोग यार, आप इसको देख लें, आप सदाफ अफ़गानी साहब को देख लें, मरहूम को, नेमतुल्लाह खान साहब को देख लें, तो इन्होंने जो भी काम किया लोग याद रखते हैं। तो मैं ये कह रहा था, एक सवाल था मेरा, मैंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं हिस्सा लेते ये बल्दियाती इलेक्शन में या MPA MNA में?
देखें किसी भी ज़ाहिर है अगर आपको जुड़ना पड़ेगा किसी पार्टी के साथ, उसमें फिर मफादात शामिल हो जाते हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुल्क से ज़्यादा अपने सियासी मफादात को देख रहे हैं, तो ये इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बेहतर है कि हम सियासत से हट कर ही इसको आवाज़ उठाएं, तो वो एक अच्छी चीज़ जमाल है। भाई, जमाल भाई लीजिए जरा, मैं आपसे भी बात करूँ, फैसला बात नहीं, आप नहीं समझते कि एक बिजनेसमैन की एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? अच्छा, बिजनेसमैन अगर पॉलिटिकल पार्टी कर लेगा तो वो डिलीवर ही नहीं कर पाएगा जो वो पूरे साल डिलीवर करता है, क्योंकि उसमें सियासी लड़ाइयाँ इतनी आ जाएंगी कि वो इस पार्टी में चला गया तो इस पार्टी से ताजिर तो वाहिद आदमी है जो सबसे मिलता है। हो सकता है कि आपकी हुकूमत आ जाए। नहीं, हुकूमत आ जाए तो वो 4 साल 3 साल जो भी 4 साल 5 साल जो भी रहेगा, लेकिन रहती है। उसमें जो आपके प्रॉब्लम जो हुकूमत से होते हैं वो आप प्रॉब्लम तो हल कर सकते अच्छा, हैं ना। हुकूमत में रह के भी हम डिलीवर नहीं कर सकते और हुकूमत के जाने से भी नहीं डिलीवर कर सकते। ताजिर एक वाहिद कम्युनिटी है जो हर किसी से मिलती है और अपने मसाइल के लिए हर हुकूमत से बात हाँ, करती उस वक्त ये हो जाएगा जनाब, आप दूसरे से दुश्मनी हो है। और जाएगी। फर्ज करें अगर वो मसला हल नहीं करती तो हम कम से कम एहतजाज तो रिकॉर्ड करा सकते हैं ना। हम एहतजाज भी करते हैं डीएमसी के खिलाफ, डीसी के खिलाफ। कभी कोई ऐसा इशू आ जाए तो हम लोग एहतजाज भी करते हैं कि यार ये गलत कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, तो वो चीज़ें हम सब खो देंगे। तो जो हम इतनी कोशिश करते हैं कि जो हम डिलीवर कर सकें वो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये है कि मेरा अपना थोड़ा सा फत भाई आपकी तरफ से मैं बोलूँगा कि क्या आप इनकी बात का ख्याल मैं एग्री करता हूँ इस बात पे बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब अभी की सूरत हाल देख लें कि कौन सा इस वक्त हुकूमत का अच्छा आदमी है जो कि इस वक्त इकनॉमी के ऊपर और मुल्क के हालात के ऊपर बात कर रहा है। हर आदमी अपनी सियासत और अपनी सीट के पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल बेशक। तो बस फिर अगर हाँ, बिल्कुल मैं जमाल भाई की बात से एग्री करूँगा कि अगर आप उस जगह पे चढ़ जाते हैं तो फिर आपकी जो थॉट्स हैं ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। फिर आप किसी के मातहत भी हो जाते हैं, फिर आप उनकी बात भी रखनी पड़ती है, फिर आपको ख्याल भी करना पड़ता है। वो 4 चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं, हमें जो समझ में आता है बेहतर अच्छा वो हम हम गलत बोलते हैं, सही सही बोलते हैं बिल्कुल। चले, आप बेहतर समझते हैं। नाज़िम, ये तो पुराना तो चल रहा है, मैं इसलिए उठ रहा था, मैंने कहा कि यार मेहमानों के लिए कुछ गिफ्ट है, तो मैं गिफ्ट भी जो है ना वो देता चलो, इसलिए कि ये तो साल तो ताजिर देता रहता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं लोगों को थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ज़हमत कर रहा हूँ जमाल भाई, बहुत मौजरत के साथ कि ये बहुत छोटी चीज़ है हकीम शाह साहब। तो नहीं, हाँ, मतलब ये है कि देखें ना, सेंसिबल सी बात ये है कि आप लोग तो सारा साल देते रहते हैं ना, तो ये है सारी चीज़ें। बैठे तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है, और ये प्रोग्राम ईद उल फितर की खुशी में हमने ताजिरों के साथ एक प्रोग्राम अरेंज किया, और उसमें फहद बारी साहब, जमाल सेठी और हकीम शाह साहब जो है, ये एक ऐसे नाम है कराची शहर के, जो कि मेरा अपना ज़ाती राय है कि इकोनॉमिक्स से या तिजारत से जो भी वाबस्ता है वो हर लोग इनके नाम को अच्छी तरह जानते हैं। इनके ख्यालात भी आपने सुने। ईद उल फितर की खुशी में हमने कुछ लाइटर गुफ्तगू की। मसाइल और मसाइब तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। ये 3 दिन 4 दिन ईद की छुट्टियों के बाद फिर वही जो है वो एक घड़ी जो है अपना वो राउंड लेती रहेगी, हर आदमी अपने मसाइल की जानिब भागता रहेगा। लेकिन ये 3-4 दिन की जो वक्फा होता है, इस वक्फे में इंसान जो है अपने रिश्तेदारों से, हमदर्दों से और इन सब से मिल के थोड़ा बहुत जो पूरे साल नहीं मिलते वो खुशियाँ हासिल हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इस ईद उल फितर के स्पेशल प्रोग्राम से बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।